हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर। आई हैव अपीयर्ड फॉर आर एस मेंस इन 2018। आई हैव 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए GS फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। क्रैक RPSC विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अभी एट प्रेजेंट टाइम पर अनअकैडमी है, वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको बहुत सारे एजुकेटर है एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और वो आपको आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक करने में मदद करेंगे। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे, फिर आप उस विंडो के अंदर जाओगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद जो RPSC का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके सामने शो होगा। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम पर जो विभिन्न कोचिंग क्लासेज है उनके द्वारा ऑफलाइन क्लासेज है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो इन सब का अल्टरनेट है वो आज के टाइम पर अनअकैडमी है, वो आपको प्रोवाइड करा रही है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आपको UPSC, RPSC या फिर इनके तहत जो अलग अलग एग्जाम्स है, चाहे RPSC के तहत जैसे कांस्टेबल है, पटवार है, रीट है, तो इन सब की आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। तो आपको ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत ही नहीं है। तो अनअकैडमी ऐप आपको 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो मेरा पर्सनली आपको सजेशन ये है कि आप कम से कम जो 12 month का जो सब्सक्रिप्शन है वो लें। तो आप 12 month का जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसकी फ़ी है 7,000 रुपये। तो वही आप अगर मेरा प्रोमो कोड JSRLIVE लाइव यूज करते हो तो आपको हैंड टू हैंड 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये। इसी तरह अगर आप 24 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की फ़ी है 8,400 रुपये। वहीं आप अगर मेरा प्रोमो कोड JSR लाइव यूज करते हो तो आपको हैंड टू हैंड 10% डिस्काउंट के साथ आपकी फ़ी हो जाएगी 7,560 रुपये। और मुझे लगता आज के टाइम पे 7,560 रुपये में RPSC की जो वेरियस टाइप के एग्जाम्स हैं उनकी कोई प्रिपरेशन करवा रहा होगा। आपको अनअकैडमी पर यहाँ पे लाइव टेस्ट, क्विजेज वगैरह वो सारी मिलेंगी। तो 7,560 रुपये कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। तो अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो अनअकैडमी आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराती है। डेली लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, आपको कोई डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकते हो और आप आंसर पोल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। जो एजुकेटर्स हैं जिनकी तैयारी कर रहे हो आप, चाहे UPSC हो, RPSC हो या फिर जो वेरियस स्टेट्स की एग्जाम है या फिर इनके तहत ही कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो एजुकेटर है वो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो कोर्स करवाएंगे। तो सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपको जो कोई भी चीज़ है वो मिस नहीं होगी। ठीक, और आप बेहतर तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड है लाइव टेस्ट और क्विजेज। लाइव टेस्ट और क्विजेज है वो आपकी तैयारी को इवेलुएट करता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी सही जा रही है, नहीं जा रही, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है या फिर आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही है। तो आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी को इवेलुएट कर सकते हो और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। तो अगर आप अनअकैडमी पर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कराती है। वहीं आप अगर लाइव क्लासेस भी देख रहे हो तो उनका भी आप अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। जैसे उस टाइम पे जितनी भी लाइव क्लासेस चल रही है उन सब का एक्सेस एट प्रेजेंट टाइम पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज अपन बात करते हैं मेवाड़
राजवंश के बारे में, और आज का अपना पार्ट है सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में अपन ने बात करी थी कि जो राजस्थान के राजपूत राजवंश है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कौन कौन से विद्वान है, इतिहासकार है, क्या क्या बोलते हैं। जैसे विदेशी उत्पत्ति के बारे में स्मिथ, कर्नल टोड, और फिर जो भारतीय उत्पत्ति है उनके बारे में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, वैद्य, वो सब के बारे में अपन ने देख लिया था कि कौन बोलता है कि सूर्यवंशी हैं, कौन बोलता है अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है। तो वो सारे डाउट्स अपन ने क्लियर कर लिए थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आऊँगा, वहाँ सारे डाउट्स है वो क्लियर करवा दूंगा। फिर अपन ने पढ़ा था मेवाड़ राजवंश के बारे में, जिनमें बप्पा रावल के बारे में, गुहिल है, तेज सिंह है, जयत्र सिंह है, रावल रतन सिंह है, हमीर सिसोदिया है। फिर सारे शासकों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, और लास्ट में अपन ने बात करी थी राणा कुंभा के बारे में। कुंभा की जो स्थापत्य उपलब्धियां हैं वो भी अपन ने देख ली थी, सांस्कृतिक संगीत में सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे और संग्राम सिंह के बारे में, जिन्हें अपन मेनली किस नाम से जाना जाता है, राणा सांगा के नाम से जानते हैं। ठीक, इनका कार्यकाल था 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी के मध्य। तो राणा संग्राम सिंह है, ये किसके पुत्र थे? रायमल के पुत्र। और रायमल और उदा है, वो दोनों भाई थे, और इनके पिता का क्या नाम था? कुंभा। तो कुंभा के जो बेटे थे उदा और रायमल, उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी कटारगढ़ में, और फिर बाद में इन पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी मालवा में। ठीक, तो शासक कौन बने मेवाड़ का? रायमल। रायमल के 3 पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज, एक जयमल, और तीसरे राणा सांगा। तो पृथ्वीराज और जयमल है ये राणा सांगा से ज्येष्ठ थे, बड़े थे। ठीक, परंतु जो राजा बनने की सर्वाधिक योग्यता थी वो किसमें थी? राणा सांगा में। इसलिए जो राजा रायमल है, जो राणा रायमल थे मेवाड़ के शासक, वो अपने जीते जी मेवाड़ के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सके। ठीक, फिर बाद में इनके बारे में स्टोरी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें। पहले अपन देख लेते हैं थोड़ा सा पृथ्वीराज के बारे में। तो जो पृथ्वीराज है वो राणा सांगा के बड़े भाई थे, रायमल के ज्येष्ठ पुत्र। इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, जो अजमेर में है ना तारागढ़, तो अजमेर का दुर्ग था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था, मतलब पुनरुद्धार करवाया था उसका। तो उन अपनी पत्नी के नाम पर ही इन्होंने अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तो ये ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग किसके नाम पे रखा हुआ है? संग्राम सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज ने अजमेर में दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी के नाम तारा के नाम पर इन्होंने उस दुर्ग का नाम रखा था तारागढ़ दुर्ग। और पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ किले में बनी हुई है। और कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ किला राजसमंद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज के बारे में जो मेन चीजें थी वो इतनी थी कि राणा सांगा के बड़े भाई, इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, और इन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, जो अजमेर में दुर्ग है, उसका तारागढ़ नाम रखा है। नेक्स्ट है जयमल। जयमल सांगा के भाई, और ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, तो अब इनके मध्य जो रायमल है वो उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि इनके चाचा थे सारंगदेव, उन्होंने बोला कि ज्योतिषी ने बोला है कि जो उत्तराधिकारी है वो मेवाड़ का जो शासक बनने वाला नेक्स्ट, वो सांगा बनेगा। ठीक है, तो तीनों भाइयों के मध्य लड़ाई होगी। तो फिर बाद में सारंगदेव ने बोला कि एक और ज्योतिषी है, उनके पास चलते हैं, और वो अगर भविष्यवाणी कर देते हैं तो फिर अपन मेवाड़ का शासक बनाएंगे किसे? राणा सांगा को। तो एक चारण महिला थी,
एक चारण महिला की वहाँ चारण महिला के पास गए भविष्यवाणी के लिए। तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि हाँ, मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा, सांगा बनेंगे भाई। तो पृथ्वीराज और जयमल है, ये दोनों मिलके सांगा को मारने के लिए टूट पड़े कि पहले अपन सांगा को देखते हैं, फिर अपन दोनों भाइयों में डिसाइड कर लेंगे कि कौन मेवाड़ का शासक बनेगा। ठीक है। तो पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा पर आक्रमण कर दिया, और इसी आक्रमण के समय सांगा को एक हाथ से धोना, मतलब एक हाथ से हाथ धोना पड़ा, मतलब एक हाथ था वो इस समय इनका टूट गया था। तो आपने देखा होगा कुंभा के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं थे, और शरीर पर कितने घाव थे, 84 घाव थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष भी बोलते हैं ना, तो इसी कारण बोलते हैं इनको। फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जो सांगा है वो भागकर अजमेर पहुंच गए, और अजमेर में इन्होंने शरण ली कहाँ पर, करमचंद पंवार के यहाँ। तो करमचंद पंवार के पास ये पहुंच गए अजमेर में, और अजमेर में यहाँ तक शरण ली, और करमचंद पंवार ने इनको 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनने में मदद करी थी। ठीक। तो कुंभ सांगा है वो यहाँ से श्रीनगर, मतलब अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ शरण लेते हैं, और वहीं करमचंद पंवार उनको 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनवाता है। तो अब अपन बात करेंगे कुंभा के कुछ युद्धों के बारे में। ठीक है। तो पहला खातोली का युद्ध, खातोली कहाँ, हाड़ौती में, कोटा में है स्थित है। ठीक है। खातोली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। वो क्या है कि कुंभा ने पूर्वी राजस्थान के भाग है, जैसे अलवर, भरतपुर, ये जो क्षेत्र है ना, उनको क्या कर लिया था, जीत लिया था। और इस समय दिल्ली का शासक कौन था, पहले कुंभा के जब कुंभा शासन करने लगे थे ना, उस टाइम पे तो था सिकंदर लोधी वंश का शासन था, तो सिकंदर लोधी, और इनके देहांत सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात बना था इब्राहिम लोधी। तो 1517 है, इस टाइम पे दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोधी। तो कुंभा ने क्या किया कि जो दिल्ली के जो कुछ क्षेत्र थे उन पे अधिकार कर लिया था। तो अधिकार करने की वजह से इब्राहिम लोधी ने क्या किया कि सांगा पर आक्रमण कर दिया। परंतु सांगा क्या है कि बहुत ही बहादुर, मतलब शक्तिशाली शासक था और वीर योद्धा था। तो सांगा ने जो खातोली का युद्ध है उसमें इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया। ठीक है। तो खातोली के युद्ध में किसकी पराजय हुई, इब्राहिम लोधी की। युद्ध का क्या कारण था कि युद्ध का ये कारण था कि जो सांगा है उसकी शक्ति क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये दिल्ली के जो कुछ क्षेत्र थे उन पे अधिकार कर लिया था सांगा ने, और वो चीज क्या है कि इब्राहिम लोधी है वो देख नहीं पा रहा था। तो इस चक्कर में दोनों के मध्य लड़ाई हुई, और उसमें राणा सांगा की विजय हुई। इसी तरह 2 साल बाद में बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ 1519 ईस्वी में। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो खातोली का युद्ध है उस पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना भेजी कि भाई जाओ, तुम लोग जाओ, और राणा सांगा है ना उसको परास्त करके ही लौटना, वापस मत आना, उसने मुझे खातोली के युद्ध में हराया है। तो इस युद्ध में भी क्या हुआ कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया। तो अब भाई जो दिल्ली सल्तनत का शासक है लोधी वंश है, उस लोधी वंश के शासक को एक छोटी सी रियासत के राजा, छोटी सी रियासत कौन सी है, मेवाड़, उसके शासक सांगा ने क्या कर दिया, 2 लगातार युद्धों में परास्त कर दिया। तो जो राजस्थान के जितने भी शासक थे ना वो सांगा की विजय का बखान करने लग गए कि भाई बहुत ही बड़ा शक्तिशाली शासक है, और इसके मतलब जो ये अपने काम आएगा। तो इसके अधीन सब क्या हो गए, सारे इकट्ठे रहने लग गए राजस्थान के जितने भी शासक थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध होता है। एक गागरोन का युद्ध, गागरोन में चंदेरी शासक था मेदिनी राय, नहीं मेदिनी राय था।
तो उसको क्या है कि गागरोन का राजा बना दिया था। ठीक है, किसने? राणा सांगा ने। परंतु मालवा का जो शासक था कौन था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी प्रथम तो था मालवा का शासक कुंभा के टाइम पे, और महमूद खिलजी द्वितीय था राणा सांगा के टाइम पे। तो गागरोन के युद्ध में भी सांगा ने क्या कर दिया कि जो खिलजी है उनको परास्त कर दिया, और इसे 3 महीने के लिए क्या कर लिया? बंधक बना लिया था। तो जो गागरोन के युद्ध के बाद में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करके राणा सांगा ने इसे 3 महीने के लिए बंधक बना लिया। और जब खिलजी ने बोला कि मेरा जो आगे का व्यवहार है वो उचित रहेगा, मेवाड़ से मैं कभी दुश्मनी नहीं करूँगा, कभी गलत काम नहीं करूँगा मेवाड़ के प्रति, तो इस आश्वासन के कारण कुंभा ने क्या बोला कि ठीक है भाई, जा, तुझे माफ कर दिया और तू अपने क्षेत्र में रहना, फालतू के इधर मेवाड़ की तरफ आंख मत उठाना। ठीक। तो गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य? मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा की इसमें जीत होती है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। तो ये जो गागरोन का किला है वो उस समय मेदिनी राय के अंडर था, और उस समय राणा सांगा ने परास्त कर दिया था किसे? मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को। फिर बाद में क्या हुआ कि गुजरात की बॉर्डर भी मेवाड़ से लगती है, तो ईडर का जो रियासत थी उसके उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर भी क्या हुआ कि गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय ने भी क्या किया कि ईडर पे ईडर पे क्या कर दिया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो राणा सांगा ने मुजफ्फर शाह द्वितीय को भी परास्त किया। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं अपन कि 1517 ईस्वी में तो खानवा का युद्ध, 1519 ईस्वी में कौन सा? गागरोन का युद्ध, 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर का युद्ध। ये ध्यान रखना भाई, ये 1518 है। ठीक। तो खानवा कहाँ है? हाड़ौती कोटा में। बाड़ी कहाँ है? धौलपुर। कभी कभी लोकेशन पूछ लेते हैं। और गागरोन कहाँ है? झालावाड़। ठीक, सॉरी, झालावाड़। फिर बाद में क्या हुआ कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो बाबर ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इसके बाद में जो इब्राहिम लोदी के कुछ सरदार थे वो क्या हुआ कि इसके पास, राणा सांगा के पास आ गए थे। तो बाद में क्या हुआ कि और कई बाबरनामा में बाबर ने बताया है कि जो बाबरनामा है वो बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें राणा सांगा ने ये कहा था कि बाबर की वो क्या करेगा? सहायता करेगा। परंतु राणा सांगा ने इस युद्ध में सहायता नहीं करी, मतलब विश्वासघात किया। तो इसके लिए उसने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची। तो उस समय बयाना है जो कहाँ है? भरतपुर में। वो मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा था। तो बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध होता है। कहाँ है बयाना? भरतपुर। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि राणा सांगा ने बाबर की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया, और बाबर की सेना यहाँ से हार के भाग गए, बाबर के सैनिक पूरे। और फिर वहाँ जाकर बाबर को बताते हैं कि भाई राणा सांगा है वो बहुत ही खतरनाक शासक है, उससे पंगे मत लो, अपन एक काम करते हैं कि अपन यहाँ से चलते हैं, नहीं तो वो अपन सबको यहीं पे सबको यही मार देगा और अपन कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि राणा सांगा के ना तो एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, और शरीर पे इतने घाव कि कोई अगर रात को देख लेना तो वो डर जाए।
ठीक। तो राणा सांगा की जो इस युद्ध में, बयाना के युद्ध में जीत होती है और बाबर की सेना की पराजय होती है। अब मेन युद्ध आता है जिसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री है वो चेंज हो गई, या फिर इंडियन हिस्ट्री है वही पूरी चेंज हो गई। क्योंकि इतने दिन तो था दिल्ली पर अधिकार किसका था, दिल्ली सल्तनत, और इसके बाद में दिल्ली पे जो अधिकार हो जाएगा वो मुगल सल्तनत का स्थापना हो जाएगी। तो अब अपन बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी के मध्य। ठीक इसके एक महीने बाद में, जैसे एक महीने पहले बाबर की सेना को राणा सांगा ने परास्त कर दिया, इसके बाद में राणा सांगा ने सोचा कि भाई बाबर है वो युद्ध में बुरी तरह परास्त हो गए, तो वापस युद्ध करने की वो क्या सोचेगा नहीं। तो वही बाबर ने क्या किया कि अपनी जो सेना थी उसको वापस इकट्ठा किया और युद्ध के लिए उनको तैयार किया। ठीक है। तो बाबर ने जो खानवा का युद्ध है उसमें जिहाद की घोषणा की। मतलब जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी। मतलब ये है वो मुस्लिमों का धर्म युद्ध है। इस युद्ध में अगर अपन जीत गए ना तो मुस्लिम धर्म की जीत होगी। ठीक है। तो जिहाद की घोषणा कब करी, खानवा के युद्ध से पहले। मुस्लिमों से तमगागर हटा दिया गया। मुस्लिमों से एक जो शासक होता था वो एक कर लेते थे, तमगा कर। उस कर को क्या कर दिया इन्होंने, बाबर ने समाप्त कर दिया। बाबर ने क्या किया कि शराब के व्यक्तिगत सेवन पर रोक लगा दी। बाबर क्या है कि खुद भी शराब पीता था, तो इस युद्ध से पहले उसने क्या किया कि जो सारी शराब थी उसको, जो सारे शराब के बर्तन वगैरह थे सब वो तुड़वा दिए। शराब है उसको बाहर ओपन में से गिरा दिया कि भाई हाँ आज के बाद में मुस्लिम धर्म में शराब का सेवन करना धर्म के खिलाफ है। ठीक है। तो बाबर ने जिहाद, तमगाकर और शराब के व्यक्तिगत सेवन पर रोक लगा दी थी। ठीक। और राणा सांगा ने युद्ध से पहले राजस्थान की लगभग समस्त रियासतों को युद्ध में एकत्र करने के लिए एक प्रथा है या फिर एक चीज करी थी, उसे बोलते हैं पाती पेरवन प्रथा। पाती पेरवन प्रथा मतलब जो राजस्थान के जितने भी शासक थे, चाहे वो आमेर के हो, चाहे वो मारवाड़ के शासक हो, चाहे वो बीकानेर, जैसलमेर, तो राजस्थान की जितने भी रियासतें थी सब राजाओं के पास में एक संदेश पहुंचाया कि भाई अपना जो राजस्थान के जितने भी शासक है सारे एक छत्र होकर और जो मुगल बादशाह है बाबर उससे सामना करते हैं और जो मुगल सल्तनत है उसको उखाड़ फेंकते हैं। ठीक। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के तरफ से राजस्थान के समस्त रियासतों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप एक बोल सकते हो कि राजस्थान के सारे राजपूतों को, मतलब सारे जो राजपूत शासक हैं उनको एक झंडे के नीचे या फिर एक साथ करने वाला शासक कौन था, राणा सांगा ही था। और राणा सांगा ही के बाद में सभी जो शासक है वो एक साथ कभी नहीं हो पाए, और यही राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोल सकते हैं या फिर सबसे कमी बोल सकते हैं अपन। तो राणा सांगा की तरफ से कहाँ कहाँ के किन किन शासकों ने भाग लिया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा, चंदेरी का मेदिनी राय, बीकानेर का कल्याणमल, कौन था कल्याणमल, राव जैतसी का पुत्र। जोधपुर का था मालदेव जो राव गंगा का पुत्र था। मेड़ता का था बीरमदेव। सिरोही का था अखेराज देवड़ा। वागड़ के थे उदय सिंह। वागड़ आपको बताइए डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। मेवात का था हसन का मेवाती। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। सादड़ी का झाला अज्जा झाला सज्जा, ये सारे जो है मेवाड़ राणा सांगा की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले शासक थे। तो ये ध्यान रखना, बीकानेर के कौन थे, कल्याणमल, जोधपुर के मालदेव, मेड़ता के बीरमदेव, आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि राणा सांगा है, इस युद्ध में राणा सांगा की आंख में तीर लगने की वजह से
राणा सांगा वो घायल हो गए और उन्हें मारवाड़ के मालदेव है वो युद्ध मैदान से बाहर ले जाते हैं, तथा जो झाला अज्जा है, कहाँ के थे झाला अज्जा? सादड़ी के। तो झाला अज्जा ने क्या किया कि जो मेवाड़ का राज चिन्ह था, जो मुकुट था मेवाड़ का, जो राणा सांगा ने पहन रखा था, उस मुकुट को पहन के और राणा सांगा की जगह युद्ध करने लगे। मीन्स सेना ये सोचे कि हाँ भाई अपने जो राजा हैं, कौन थे? राणा सांगा, वो जीवित है और सेना का मनोबल नहीं टूटे, इसके लिए सादड़ी के झाला अज्जा ने मेवाड़ का जो राज चिन्ह है वो धारण किया और युद्ध करते रहे। ठीक है, तो झाला अज्जा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में बाबर की क्या हुई? जीत हुई। ठीक है, क्या हुआ कि सांगा है उनके क्या हुआ कि तीर लग गया है, तो तीर लगने की वजह से सांगा जी क्या हो गए? घायल। तो जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो क्या होगा कि सेना का मनोबल टूट जाएगा और सेना क्या है, भाग जाएगी युद्ध के मैदान से। तो मालदेव ने सादड़ी के झाला अज्जा को ये बात बताई कि भाई हाँ अपने जो अपन जिनके नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं वो घायल हो गए। तो झाला अज्जा ने मेवाड़ का राज चिन्ह धारण करके युद्ध का नेतृत्व किया और मालदेव है वो राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर ले गए। ठीक है, तो इस प्रकार इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और झाला अज्जा भी है क्या हुआ कि युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त किया। फिर घायल सांगा को दौसा में एक स्थान है बसवा ले जाया गया। ठीक है, और वहीं पे इनका थोड़े दिन उपचार किया गया। सांगा थोड़े दिन बाद में सही होने के बाद में, सांगा बसवा में सही हो गए थोड़े दिन बाद में, तो इन्होंने बोला कि युद्ध के बारे में सुना, मतलब पूछा कि युद्ध में क्या हुआ। तो जो इनके साथी सरदार थे उन्होंने बोला कि उस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर की क्या हुई? जीत। तो राणा सांगा को बहुत ही दुख हुआ इस युद्ध के ये बात सुन के, और उन्होंने अपनी सेना को वापस एकत्र करने की सोची। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो राजस्थान की जो रियासतें थी उन सबको बहुत ही नुकसान हुआ था। तो उसकी वजह से जो साथी सरदार थे, जो राणा सांगा के जो साथी थे, उन्होंने क्या किया कि सोचा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, तो इससे बढ़िया बात, मतलब इससे उचित ये रहेगा कि अपन क्या करें कि राणा सांगा को जहर देकर मार देते हैं। और ये काम उन्होंने कहाँ किया? MP इरिच गांव में राणा सांगा को जहर देकर मार दिया गया। और कालपी नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हो गई और इनकी राणा सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ में। ठीक है, तो युद्ध, खानवा के युद्ध से घायल होने के बाद में कहाँ ले जाया गया इनको? बसवा दौसा। जहर कहाँ दिया गया? इरिच MP में। ठीक, मृत्यु कहाँ हुई? कालपी में। और इनकी समाधि कहाँ है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में इनकी समाधि है। कर्नल टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। तो ये ध्यान रखना, किसने कहा है? कर्नल टोड ने। तो कर्नल टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा, और जो राणा सांगा है उनको हिंदुपत बादशाह भी कहा जाता है। ठीक, तो राणा सांगा के युद्ध देख लो सारे, कौन कौन से युद्ध हुए थे। जो राणा सांगा के युद्ध, पहला खातौली का युद्ध, कब? 1517 में। फिर बाड़ी का युद्ध 1518 में। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 19 में। ठीक है, फिर बयाना का युद्ध, ये कब हुआ था? 1527 में, 16 फरवरी। और फिर हुआ खानवा का युद्ध, ये कब हुआ? 17 मार्च 1527। तो इनका क्रम याद रखना सारे,
कि खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518, गागरोन 1519, बयाना 1527, खानवा 1527। ठीक है। अब अपन बात करते हैं राणा विक्रमादित्य के बारे में। जैसे राणा सांगा है, उनकी मृत्यु हुई, तो राणा सांगा के देहांत के पश्चात राणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक बने। इनकी मां का नाम था रानी कर्मावती, और इन्होंने ही एज ए संरक्षक जो राणा विक्रमादित्य है, इनके शासन प्रशासन में इनका सहयोग किया। तो राणा विक्रमादित्य के टाइम पर ही 1533 के समय वो क्या हुआ कि यहाँ है मेवाड़ में शासक है विक्रमादित्य, और गुजरात में शासक है इस समय बहादुर शाह। ठीक। तो बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में क्या किया, यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक। तो मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो ये क्या, मेवाड़ की इस युद्ध में पराजय हुई, और मेवाड़ वालों ने संधि कर ली कि हाँ, आपको इस युद्ध के बाद में आपको रणथंबोर जो दुर्ग है वो आपको दे देंगे। ठीक। फिर इसी के नेक्स्ट ईयर 1534 ईस्वी में बहादुर शाह तो वापस टपक आया कि भाई ना, मुझे रणथंबोर दुर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा मेवाड़ ही चाहिए। तो जो कर्मावती थी, रानी कर्मावती, उन्होंने दिल्ली पे उस टाइम पे शासक था हुमायूं। हुमायूं को कर्मावती ने क्या भेजी, राखी, कि मैं आपकी धर्म की बहन हूं और आप मेवाड़ की रक्षा करें, किससे, बहादुर शाह से। ठीक। परंतु हुमायूं इस समय कर्मावती की कोई मदद नहीं कर पाया, और इस तरह 1533-34 के मध्य मेवाड़ में साका संपन्न होता है। कर्मावती और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया। ठीक। तो जो रानी कर्मावती थी, एज ए संरक्षक उनका शासन प्रशासन में सहयोग किया। इनके समय 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक। और बाद में यह संधि हुई कि रणथंबोर का जो किला है वो आपको दे देंगे। ठीक। तो संधि, किस संधि के तहत या कब संधि हुई मेवाड़ और गुजरात के मध्य, कि भाई रणथंबोर का दुर्ग है वो गुजरात को दे दिया जाएगा 1533 ईस्वी में। फिर उसी के नेक्स्ट ईयर 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर वापस आक्रमण कर दिया। तो इस समय कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी और सहायता मांगी कि मैं आपकी धर्म की बहन हूं, आप मेरी मदद कीजिए। परंतु हुमायूं है वो कर्मावती की कोई मदद नहीं कर पाता, और इस तरह मेवाड़ का दूसरा साका संपन्न होता है। पर पहला साका कब हुआ था, 1300 अगस्त 1303 ईस्वी में। किन के समय, रतन सिंह के समय। अलाउद्दीन, पद्मिनी, रतन सिंह, पता चल गया होगा। तो मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ, 1533-34 के मध्य। कर्मावती ने जौहर किया, और जो वहाँ के देवलिया के बाघ सिंह थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में केसरिया किया। क्यों, जो विक्रमादित्य थे वो उस टाइम पे छोटे थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो मेवाड़ दुर्ग का भार है वो बाघ सिंह को संभला दिया, और खुद वहां से चले गए। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, और रानी कर्मावती ने जौहर किया। आपको पता ही होगा कि साका क्या होता है, कि जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ हो जाए तो उसे कहते हैं साका। केसरिया क्या होता है कि जो राजपूत रणबांकुरे थे या फिर जो सैनिक थे सारे केसरिया साफा पहनकर युद्ध में मरने या मारने के लिए निकल पड़ते थे। मतलब या तो युद्ध जीत के आएंगे या फिर मर के आएंगे, परंतु वापस नहीं आएंगे। तो वो होता था केसरिया। और जो इनकी स्त्रियां थी
जब इनको लग जाता था कि भाई हाँ युद्ध में अपनी पराजय सुनिश्चित हो गई है या फिर निश्चित हो गई है, तो वो अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने आप को आग, जल या फिर किसी के प्रति समर्पित कर देते थे कि जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये होता था जौहर। तो तो ये बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया। अब उड़ना राजकुमार अपन ने देखा था अभी। उड़ना राजकुमार कौन थे? राणा सांगा के भाई थे। तो राणा जो सांगा के भाई थे पृथ्वीराज, उनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। इनके एक दासी पुत्र थे भाई बनवीर, उनको क्या कर दिया गया, मेवाड़ का शासन भार संभला दिया गया। तो बनवीर कौन था? पृथ्वीराज का दासी पुत्र। तो बनवीर विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के पुत्र का नाम था उदय सिंह। तो बनवीर क्या करता है कि बनवीर सोचता है कि मैं इन सबको, जो मेवाड़ के जो शासक है या फिर इनके जो कोई संतानें हैं या फिर कोई जो होने वाला शासक है, उन सबको क्या कर देता हूँ, मैं मार देता हूँ, जिसकी वजह से जो मेवाड़ पर अधिकार किसका हो जाएगा, मेरे ही हो जाएगा। जो आगे जो शासक बनेंगे वो मेरे उत्तराधिकारी ही शासक बनेंगे। तो बनवीर ने उदय सिंह को मारने की एक क्या बनाई, योजना बनाई। ठीक है, तो उदय सिंह को मारने के लिए जाता है। तो उस टाइम पे पन्ना दहाय, जो उदय सिंह की एक दहाई माता थी पन्ना दहाय, उन्होंने अपने बेटे चंदन की बलि देख के उदय सिंह को क्या कर लिया, बचा लिया। तो इसी पन्ना दहाय का क्वेश्चन बनता है कि भाई पन्ना दहाय है, उन्होंने अब उनके बेटे का क्या नाम था, या फिर उदय सिंह को जिन्होंने बचाया बनवीर से, उनका क्या नाम था। ठीक है, तो ये थे पन्ना दहाय। तो बाद में बनवीर के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं उदय सिंह। उदय सिंह का कार्यकाल था 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी के मध्य। सॉरी। तो बनवीर के बाद में शासक बनते हैं मेवाड़ के, वो है उदय सिंह। तो इनका कार्यकाल था 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी के मध्य। तो पन्ना दहाय क्या करते हैं कि उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ ले जाते हैं इनको, कि बनवीर उस समय वहां तो सुरक्षित नहीं थे चित्तौड़ में। तो अपन क्या करते हैं, इनको उदय सिंह को कुंभलगढ़ ले जाते हैं। और कुंभलगढ़ में थे एक आशा देवपुरा, जहां इनको शरण दी जाती है। ठीक है, फिर अखेराज सोनगरा पाली के थे। पाली के अखेराज सोनगरा ने अपनी बेटी का शादी है वो उदय सिंह के साथ की। जोधपुर के राजा मालदेव के समर्थन से उदय सिंह ने बनवीर को परास्त किया। कब? 1540 ईस्वी में। और मावली के युद्ध में मालदेव के समर्थन से बनवीर को हराकर 1540, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, मावली का युद्ध। और उस युद्ध में बनवीर को परास्त करके उदय सिंह है वो वापस मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। मतलब मेवाड़ का जो शासन प्रशासन है वो उचित हाथों में आता है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि उदय सिंह ने किस युद्ध में बनवीर को परास्त किया या फिर मार दिया था, वो था मावली का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो 1540 के मावली के युद्ध में बनवीर को परास्त करके उदय सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की। तो उदय सिंह ने अपने नाम पर 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना करी। ठीक है, और यहीं पर ही उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया इन्होंने। तो उदयपुर की स्थापना कब की गई? 1559 ईस्वी में। किसने करी? उदय सिंह ने।
और उदय सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदय सिंह के टाइम पर ही 1567-68 ईस्वी में अकबर के द्वारा आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। ठीक, 1567-68 के मध्य अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। तो 1567-68 का जो आक्रमण है, एक तरफ तो है दिल्ली सल्तनत का शासक है अकबर और एक तरफ है उदय सिंह जी, कहाँ के? मेवाड़ के। ठीक है, तो अकबर ने जब उदयपुर पर, मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह जी क्या करते हैं कि जो दुर्ग की चाबी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबी, वो जयमल राठौड़ को सौंपकर और स्वयं है वो कहाँ चले जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। जो उदयपुर के आसपास की जो तस्तरीनुमा या जो पहाड़ियाँ, उन्हें क्या बोलते हैं? गिरवा। तो उदय सिंह जी कहाँ चले जाते हैं? गिरवा चले जाते हैं। तो इस युद्ध में जयमल और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों के द्वारा अकबर की सेना का बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उचित तरीके से मेवाड़ की जो अकबर की सेना है उसका सामना किया जाता है। तो इस युद्ध में जयमल और फत्ता के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया किया गया। और जो फत्ता सिसोदिया है, उनकी वाइफ थी फूल कंवर, इनके नेतृत्व में क्या किया? जौहर किया गया। तो इस प्रकार मेवाड़ का थर्ड साका संपन्न हुआ। कब हुआ थर्ड साका? 1567-68 में। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो मेवाड़ का जो थर्ड साका है वो केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया था? तो केसरिया तो किया गया था आपका फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में, और जौहर किया गया था इनकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में। और इस तरह मेवाड़ का थर्ड साका हुआ 1567-68 ईस्वी में। तो इस युद्ध के दौरान क्या होता है कि अकबर और उनकी सेना के द्वारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको जो दिन भर में जो हानि पहुंचाई जा रही थी, ये जयमल और फत्ता सिसोदिया क्या करते हैं? उसको वापस रात के टाइम पे वापस उसको बना देते हैं। तो अकबर की एक बंदूक थी, उसका नाम था संग्राम। ठीक है, तो संग्राम बंदूक के द्वारा जयमल क्या हो जाता है? जख्मी हो जाता है। और जयमल है वो फत्ता सिसोदिया के कंधों पर चढ़कर ही क्या करता है? युद्ध लड़ता है। इसी तरह मतलब इनके कंधों पे बैठकर युद्ध करने की वजह से ही जो कल्ला जयमल है वो जख्मी हो गए। किसके? संग्राम बंदूक से। और जो जयमल है वो अपने भतीजे, सॉरी ये मैंने फत्ता सिसोदिया गलत बोल दिया, अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है। तो इसी कारण कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। ठीक, और अकबर है वो इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर, अकबर है वो जयमल और कल्ला राठौड़ की वीरता से मतलब प्रभावित होकर गज्जारूढ़ मूर्तियां हैं, मतलब हाथी के समान जो मूर्तियां हैं वो कहाँ लगवाता है? आगरा के किले में लगवाता है। और ये वर्तमान मूर्तियां कहाँ हैं वर्तमान समय में? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो आप कभी बीकानेर जाओ ना तो देखना भाई, वहां पे जो हाथी के समान मूर्तियां लगी हुई है जयमल और फत्ता सिसोदिया की, और वो पहले किसने लगवाई? अकबर ने। कहाँ? आगरा के किले के सामने लगवाई। और वर्तमान में बीकानेर में जूनागढ़ किले के बाहर इनकी मूर्तियां लगी हुई है। और यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका था। इस युद्ध के बाद उदय सिंह अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? गोगुंदा बनाते हैं। तो मतलब चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया पहले, फिर इस युद्ध के बाद में उदयपुर को भी छोड़ दिया। उदय सिंह जी ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना करी थी और इसे ही अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया।
परंतु 1567 के युद्ध के बाद में उदय सिंह है वो गोगुंदा चले जाते हैं और गोगुंदा को ही अपनी क्या बनाते हैं, नई राजधानी बनाते हैं। और यही गोगुंदा में ही उदय सिंह की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो छतरी कहाँ है उदय सिंह की, गोगुंदा में स्थित है। तो अब अपन ने देख लिया, उदय सिंह के बारे में पढ़ लिया। तो उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप। इनके उदय सिंह के और भी थे, शक्ति सिंह भी है, ठीक, जगमाल भी है। तो महाराणा प्रताप है वो सबसे प्रतापी शासक हुए मेवाड़ में। कुंभा है, सांगा है, इनके बाद में महाराणा प्रताप का ही नाम आता है। महाराणा प्रताप है वो स्वतंत्रता प्रिय थे, ठीक, मतलब इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अकबर है, इन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए अनेकों प्रयास किए अकबर ने, परंतु महाराणा प्रताप से वो अधीनता स्वीकार नहीं करा पाए। महाराणा प्रताप का कार्यकाल था 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी के मध्य। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो ये जन्म ध्यान रखना कि इनका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई, इनकी पत्नी का नाम था अजबदे कंवर, और महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था, किक्का। तो ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम था किक्का, मतलब किक्का का मतलब होता है एक छोटा बच्चा। उदय सिंह ने प्रताप के छोटे भाई जगमाल को राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। जैसे जयवंता बाई है, उसी प्रकार उदय सिंह की एक पत्नी थी धीरबाई। तो धीरबाई के बेटे का नाम था जगमाल। तो लास्ट के टाइम पर जब उदय सिंह जी है वो बीमार चल रहे थे, तो धीरबाई ने उदय सिंह को अपनी तरफ करके और मेवाड़ का जो शासक है वो जगमाल को नियुक्त करवा लिया था। मतलब जगमाल है वो आने वाला मेवाड़ का शासक होगा। लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने विद्रोह करके प्रताप को ही राजा घोषित कर दिया कि वहाँ के जो शासक बोले कि भाई नहीं, हमारा शासक तो कौन होगा, प्रताप ही होगा, क्योंकि प्रताप में वो सभी गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए, कि मतलब सबको साथ लेके चलने वाले एक शासक थे, वो प्रताप थे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के जो ये राजा बनने के गुण थे उनके सामंतों ने बचपन से ही देख लिए थे, तो इस वजह से उन्होंने विरोध स्वरूप प्रताप को जगमाल की जगह मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। और इस तरह में प्रताप का गोगुंदा में राज तिलक किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ किया गया। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था गोगुंदा में, ठीक। इनका दोबारा राज तिलक कहाँ किया गया, इनका दोबारा राज तिलक किया गया था कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, जीके कि भाई राज तिलक जीके, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे जीके, ठीक है। गोगुंदा में पहला और कुंभलगढ़ में दूसरा राज तिलक। अब क्या हुआ कि जैसे प्रताप है, मैंने अभी बताया कि स्वतंत्रता प्रिय शासक थे, मतलब एकदम किसी की अधीनता स्वीकार करना और ना कुछ और, जो अपने बढ़िया लगे वही करने वाले शासक थे। और उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे किसका अधिकार था, अकबर का। तो अकबर ने क्या किया कि जो राजस्थान के जितने भी शासक थे उनको अपने अधीन मैक्सिमम जो शासक थे उनको उन्होंने सबने अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एक केवल मेवाड़ जो रियासत थी वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाई थी। तो इसलिए क्या किया कि अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अनेक शिष्टमंडल भेजे कि भाई हाँ, आप जाके बात करो, देखिए क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही,
और उनको बोलोगे भाई आपकी जो कंडीशंस है उन पे हम संधि कर लेंगे, उन पे शर्त कर लेंगे, पर आप ऐसे बोल दो कि हाँ मैं हूँ वो दिल्ली सल्तनत के अधीन, ये मेवाड़ रियासत है। तो प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 दूत भेजे गए थे, ठीक है। और इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो है जमा बट्टो, जमा बट्टो, ठीक है। जलाल खां कोरची, जैसे जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास, और टै से टोडरमल, सॉरी टो से टोडरमल। तो जमा बट्टो याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछे गए कि कई बार की जो अकबर के द्वारा जो शिष्टमंडल भेजे गए उनका क्रम लिखिए, या फिर प्रताप को समझाने के लिए जो अकबर के द्वारा दूत भेजे गए थे उनका उचित क्रम बताइए, तो क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना। और ये अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी जमा बट्टो कि जैसे जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह, बै से भगवंत दास, टो से टोडरमल, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। तो आप बता सकते हो कि हाँ इनका उचित क्रम क्या है, जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह, बै से भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चारों दूत चले गए, चारों दूत जाने के बाद में बोलते हैं भाई ये तो महाराणा प्रताप है वो टस से मस नहीं हो रहे, मतलब अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे वो। तो बाद में क्या किया कि अकबर ने सोचा कि भाई ऐसे ये नहीं मानने वाले, तो अपन इनके खिलाफ एक सैन्य अभियान स्टार्ट करते हैं। किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व, ठीक है। तो अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना मान सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजी, और वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। कब हुआ था इसकी डेट भी ध्यान रखना, 18 जून 1576 ईस्वी में। कई कई बुक्स में आपको 21 जून भी मिल जाएगी, पर आपको याद रखनी है 18 जून 1576। यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इस युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? आमेर के शासक मान सिंह कछावा और आसफ खां। तो इस युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह और आसफ खां, ठीक है। प्रताप की तरफ से इस युद्ध में कौन कौन? हाकिम का सूरी था, वो सेनापति था, और पुंजा वो इनके सेनापति थे, सैनिक थे, ठीक। तो हाकिम का सूर किसका सेनापति था? महाराणा प्रताप। और मान सिंह किसका? अकबर का, ठीक। तो क्या हुआ कि युद्ध के शुरुआती टाइम में, मतलब युद्ध जब प्रारंभ हुआ ना 18 जून के दिन, तो शुरुआत में मेवाड़ की जो सेना है वो अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी कि भाई जो अकबर के सैनिक है वो मेवाड़ के सामने कुछ नहीं लग रहे थे। तो क्या किया कि जो मेवाड़ का अकबर का एक सैनिक था मेहतर खां, उसने झूठी खबर फैला दी अपनी सेना के मध्य कि भाई हाँ अकबर आ रहे हैं, और अकबर आने के बाद में जो मेवाड़ के जो शासक है महाराणा प्रताप उनको पकड़ के ले जाएंगे और उनकी खैर नहीं है। तो ये झूठी खबर फैला दी ना, तो क्या हुआ कि जो अकबर की जो सेना पीछे हट रही थी, उनका मनोबल जो अकबर की सेना का जो मनोबल डाउन हो रहा था वो एकदम से ही क्या हो गया? बढ़िया हो गया कि हाँ भाई अब तो अपने जो मेन दिल्ली सल्तनत है, शहनशाह, दिल्ली सल्तनत के शहनशाह है अकबर, वो आ रहे हैं तो अपना मतलब अपन जीत जाएंगे। उनको एक क्या हो गया? उनका मनोबल है वो बढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ कि चेतक के घायल होने के बाद में क्या होता है कि महाराणा प्रताप है वो मान सिंह पर अटैक करता है। तो मान सिंह के जो हाथी है उसके आगे क्या होता है? तलवार लगी होती है, उससे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक वो घायल हो जाता है। तो चेतक के घायल होने के बाद में महाराणा प्रताप मैदान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और जो झाला बीदा है
उन्होंने मेवाड़ का राज चिन्ह धारण किया और युद्ध का नेतृत्व किया। क्यों? कि महाराणा प्रताप है, उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया, तो इस वजह से वो युद्ध के मैदान को छोड़ के साइड में चले जाता है और प्रताप की जगह झाला विद्या उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया। बलीचा गांव में जाते जाते क्या होता है कि चेतक है, बलीचा गांव में चेतक का देहांत हो जाता है और वहीं बलीचा गांव में चेतक की क्या बनी है? छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप है वो युद्ध के मैदान से चले जाते हैं। अकबर है वो अपने मंसूबों में क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो पाया। क्यों? कि अकबर क्या चाहता था कि महाराणा प्रताप है वो या तो अधीनता स्वीकार कर ले, या मैं उनको पकड़ लूं जिंदा, या फिर उनको मार दूं, परंतु ये तीनों काम ही नहीं हो पाए, तो अकबर है वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार इस युद्ध का मतलब कई लोग बोलते हैं कि ये युद्ध है वो अनिर्णायक रहा, मतलब ड्रॉ रहा, कि अब जो जिन मुद्दों पे ये युद्ध लड़ा गया था, कि मतलब जिन जो लक्ष्य निर्धारित करके जो युद्ध किया गया था उनको अकबर हासिल नहीं कर पाया। तो कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये युद्ध था वो अनिर्णायक था, परंतु मैक्सिमम इतिहासकार यही बोलते हैं कि इस युद्ध में अकबर की मतलब जीत हुई थी। जो कई कई इतिहासकार हैं वो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे अबुल फजल है वो बोलता है कि खमनोर का युद्ध जो अबुल फजल है वो बोलते हैं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो खमनोर का युद्ध है। ठीक है, बदायूनी बोलते हैं कि ये हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा का युद्ध है। जेम्स टोड है वो बोलते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव बोलते हैं कि ये बादशाह बाग का युद्ध है। तो ये चारों चीज ध्यान रखना, चारों नहीं रखो तो ये तीन तो ध्यान ही रखना कि भाई हाँ, अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा है, बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा है, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया है, अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक, अब हल्दी घाटी युद्ध के बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ जो प्रताप है वो युद्ध मैदान छोड़ के चले गए। मेवाड़ को राजस्व मतलब मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या हुई, मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, डाउन हो गई थी। ठीक है, तो जो मेवाड़ के जो एक भामाशाह थे, भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने प्रताप की आर्थिक सहायता की। कहाँ पर? चूलिया नामक बाग में। तो ये ध्यान रखना कि चूलिया नामक बाग में भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करी, और जिसकी वजह से महाराणा प्रताप है उन्होंने अपनी सेना को क्या किया, वापस संगठित किया, और जो मुगल थे उनके खिलाफ अपनी सेना को वापस लड़ने के लिए तैयार किया। ठीक है, तो भामाशाह और उनके भाई ताराचंद का मेवाड़ की जो वर्तमान स्थिति है या फिर मेवाड़ है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक, तो हल्दी घाटी युद्ध होने 1576 में होने के बाद में एक होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कब? महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर है वो शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण किए जाते हैं। कुंभलगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है उनको। 1577, 78 और 79। इन युद्धों में क्या होता है कि शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर तो अधिकार कर लेता है, परंतु वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है। मीन्स जो शाहबाज खां जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये युद्ध करता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक, तो कुंभलगढ़ युद्ध है 1577, 78 और 79 ईस्वी में। अकबर के सेनापति शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए गए।
कुंभलगढ़ पर तो अधिकार कर लेता है वो, परंतु प्रताप को नहीं पकड़ सके। ठीक है, तो इसलिए जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध किया गया था उसको प्राप्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। तो 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है। इस युद्ध में प्रताप ने अकबर के सेनापति सुल्तान खां को मारकर युद्ध जीत लिया था। मतलब जो कुंभलगढ़ के युद्ध थे उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है 1584 के लमसम चावंड है ना, वहां पे स्थानांतरित कर ली थी। और महाराणा प्रताप है वो वहीं से अपना क्या है शासन प्रशासन का कार्य संभाल रहे थे। और प्रताप है वो धीरे धीरे क्या है कि जो सैन्य ठिकाने थे, जो मुगल सैन्य ठिकाने थे, उनको जीत कर, जो थाने बोलते थे उस टाइम पे, उनको जीत कर अपने अधीन करते एक एक करते हुए मैक्सिमम जो ठिकाने थे उनको अधीन कर लिया था। ठीक है, तो दिवेर के युद्ध में प्रताप ने अकबर के सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था। ठीक, और जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक, नेक्स्ट है 1585 ईस्वी में अकबर ने जगन्नाथ कछावा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। तो आपसे पूछ ले कि 1585 में अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, मतलब किसके नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा गया था? तो वो था जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। तो मैं अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा। कब? 1585 ईस्वी में। ठीक है, प्रताप ने 1584 के लमसम चावंड को अपनी राजधानी बना ली थी। यहीं पर प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और यहीं से मेवाड़ की जो चित्रकला है वो प्रारंभ हुई। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि चावंड चित्रकला शैली भी चावंड शैली है ना चित्रकला की, तो वो मेवाड़ की यहीं से प्रारंभ होती है। और चावंड में ही प्रताप की देहांत हो गई थी। कब? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। कहाँ पर? बांडोली नामक जगह पर। और यही बांडोली में ही प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। तो चावंड में प्रताप की मृत्यु और प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। और इनकी कब हुई थी देहांत? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। ठीक, थैंक यू। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। अगर आपको कोई एनी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वहाँ आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।